आदाब अर्ज है क्राइम शो बेनकाब में आपका खैर मकदम है। मैं हूं रिजवान मलिक। नाजरीन, इस प्रोग्राम के जरिए हम बेनकाब करेंगे उन दहशत गर्दों के खौफनाक चेहरों को जिनकी वहशियाना करतूतों ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। ये वो चेहरे हैं जो हमारे और आपके बीच रहकर साजिशों के जाल बुनते हैं और देते हैं खतरनाक वारदातों को अंजाम। तो चलिए ऐसे चेहरों से उठाते हैं नकाब और करते हैं इनको बेनकाब। एक साइको किलर 1.5 घंटे में कत्ल की 6 वारदातें। हरियाणा के पलवल में अंजाम दी गई वारदात की इस खबर ने हर किसी के होश फाख्ता कर दिए। वारदात को महकमा ज़राअत के एक अफसर ने अंजाम दिया। पेश है एक खास रिपोर्ट। हरियाणा के पलवल जिले का पलवल हॉस्पिटल। सीसीटीवी में कैद हाथ में रॉड थामे महकमा ज़राअत का नरेश धनखड़ है। 2 जनवरी की रात नरेश ने इसी लोहे की रॉड से जो खूनी होली खेली, हर कोई दंग रह गया। नरेश पर 100 मीटर के दायरे में अलग अलग जगहों पर 6 लोगों के कत्ल करने का इल्जाम है। वारदातें 2 जनवरी की रात 2:30 बजे से 4 बजे के बीच महज 1.5 घंटे में अंजाम दी गई। मुलजिम ने सबसे पहले पलवल हॉस्पिटल में एक खातून को रॉड से हमला कर मौत की नींद सुलाया और फिर बाहर निकलकर 5 और लोगों को इसी तरह कत्ल कर दिया। मेरी भाभी इसमें थी, आईसीयू में भर्ती है। उसकी तीमारदारी में बाहर सोई हुई थी। रात को आया और एकदम हमला कर दिया सर। वारदात का खुलासा उस वक्त हुआ जब पुलिस को मोती कॉलोनी पार्क के बाहर एक चौकीदार की खून से लथपथ लाश मिली। उसके सर पर चोट के निशान थे। इसी बीच खबर आई कि थाने के मेन गेट के बाहर एक और शख्स की खून से लथपथ लाश मिली है। उसके सर पर भी चोट के निशान हैं। इस खबर ने पुलिस के होश उड़ा दिए। इससे पहले पुलिस कुछ कर पाती, शहर में इसी तरह की लाशें मिलने का जो सिलसिला शुरू हुआ तो 6 लाशें मिलने के बाद ही खत्म हुआ। नरेश कुमार नाम है, बताया जा रहा है फरीदाबाद के मच्छगर गांव का रहने वाला है। एक्स आर्मी मैन है, अभी कहीं एसडीओ के रूप में नौकरी कर रहा है। फिलहाल देखने से पता चल रहा है कि हाईली अग्रेसिव बंदा, बहुत ज्यादा उन्माद की स्थिति में है वो, कि उसने एक के बाद एक इंसिडेंट को अंजाम दिया है। तो ये लगता है अभी हम उससे पूछताछ करेंगे कि ऐसा उसने क्यों किया है, तभी हम आपको और चीज बताएंगे। पुलिस को समझते देर नहीं लगी कि वारदातें किसी साइको किलर ने अंजाम दी हैं। खबर पूरे शहर में आग की तरह फैली। पुलिस ने साइको किलर की तलाश तेज की। सुबह 7 बजे पुलिस को खबर मिली वारदातों को अंजाम देने वाला साइको किलर सुखराम अस्पताल के पीछे आदर्श कॉलोनी में देखा गया है। पुलिस मौके पर पहुंची तो नरेश धनखड़ ने पुलिस पर भी रॉड से हमला कर दिया, लेकिन पुलिस ने किसी तरह मुलजिम नरेश को काबू में किया। इसी बीच नरेश के सर में चोट लग गई, जिसे नागरिक हॉस्पिटल लाया गया। सुबह जब हम थोड़ा सा फोग हटा, विजिबिलिटी बढ़ी, पब्लिक को भी हमने सहयोग लिया काफी लोगों को। एक आदमी का फोन आया हमारे पास, कोई अच्छा भला मानुष था, कि जी आप जिस आदमी को देख रहे हो वो आदमी कैंप एरिया में घुसा हुआ है, कॉलोनी में किसी के पीछे दौड़ रहा है। तुरंत वहां पहुंचे हम तो वो एक आदमी को डंडा मारा उसने अपना लोहे की रॉड, और पीछे दौड़ रहा था। पुलिस गई, तुरंत उसको काबू किया। पुलिस के साथ भी उसने अच्छी खासी मारपीट की है, उसको भी चोटें आई, पुलिस को भी बहुत आई है। हमने उसको काबू कर लिया, अभी वो एडमिट है, उसको हॉस्पिटल ले जाया गया है और उससे लोहे की रॉड हमने बरामद की है। हमने आके देखा कि हमारे पिताजी की निर्मम हत्या की गई और ऐसे सिरफिरे आदमी को सजाए मौत दे देनी चाहिए जिसने 6-7 व्यक्तियों का कत्ल किया। मुलजिम के नागरिक हॉस्पिटल ले जाने पर लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। इसी बीच मरने वालों के घर वाले भी हॉस्पिटल पहुंच गए और जमकर गुस्से का इजहार किया। पलवल अस्पताल के सिक्योरिटी की मक्कारी थी। जिस बंदे ने ये वारदात की है उस बंदे ने नीचे से सीढ़ियों से चढ़ करके दूसरी मंजिल पर ये वारदात की थी। पुलिस भी रोक सकती थी, पलवल अस्पताल का प्रशासन भी रोक सकता था, जिसमें कोई सिक्योरिटी नहीं थी। हाँ बिल्कुल रोका जा सकता था सर, वो 5 हत्याएं नहीं हो सकती अगर ये उसी टाइम पकड़ा जाता था। इसमें सर सबसे पहले अस्पताल प्रबंधन की कमी है, क्योंकि रात वो ड्यूटी किस चीज की देते हैं, तो सर ये इसकी कमी है। ये 5 हत्याएं उनके कारण हुई है।
और मेरी पत्नी की हत्या भी उनके कारण हुई है। क्यों किया, कुछ जानकारी मिल पाई है? कुछ नहीं सर, कुछ पता नहीं, कोई ऐसी रंजिश नहीं थी। वो तो सीधी लेटी हुई थी सर, और अचानक उस पर हमला बोल दिया और उसको खत्म कर दिया। पुलिस तफ्तीश में पता चला कि मुलजिम नरेश 1999 में फौज में बतौर लेफ्टिनेंट भर्ती हुआ था। मेडिकल ग्राउंड पर रिटायर होने के बाद महकमा ज़राअत में बतौर एडीओ भर्ती हुआ और फिर प्रमोशन पाकर एसडीओ बन गया। उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी, उसका इलाज चल रहा था। 6 साल पहले उसकी बीवी छोड़कर मायके चली गई थी। वारदात से पहले वो अपनी ससुराल बीवी से मिलने गया था, लेकिन ससुर और बीवी के दरवाजा न खोलने पर उसने एक के बाद एक कत्ल की 6 वारदातों को अंजाम दे डाला। और फिर सुबह 7 बजे के बाद पुलिस साइको किलर बने नरेश को पकड़ पाई। उसके सर में चोट लगने पर दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल में ऑपरेशन किया गया। हरियाणा पुलिस नरेश को गिरफ्तार करने के लिए सफदरजंग हॉस्पिटल पहुंची, लेकिन डॉक्टर्स ने नरेश की हालत को देखते हुए किसी भी तरह की पूछताछ और गिरफ्तारी से मना कर दिया। इस मामले में पलवल एसपी सलोचना गजराज की जानिब से एसआईटी तश्कील की गई है, जो नरेश की गिरफ्तारी के बाद वारदात के पीछे की वजह की तहकीकात करेगी। इस मामले में नरेश धनखड़ की बीवी और ससुर से पहले भी पूछताछ की जा चुकी है। पलवल से ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। माँ अपने बेटे को हर बला से बचा कर रखती है। बेटे को मामूली चोट लग जाए तो माँ का कलेजा कांप उठता है। दुनिया के हर दर्द से माँ अपने बेटे को महफूज रखती है। बेटे वालिदैन के बुढ़ापे की लाठी माने जाते हैं, लेकिन गुजरात के राजकोट में एक प्रोफेसर बेटे ने जो किया उसे देखकर आप सहम जाएंगे। मां के चरणों में स्वर्ग दिखाई देता था, लेकिन अब आज की पीढ़ी बड़ी होशियार और प्रैक्टिकल हो गई है। उनके लिए हर रिश्ता एक सीढ़ी की तरह है, जिस पर पांव रख करके वो आगे निकल जाते हैं। जिस माँ ने पैदा किया खुद गीले में सोई, बेटे को सूखे में सुलाया, पाला पोसा, पढ़ा लिखा कर प्रोफेसर बनाया। उस माँ को बोझ समझकर प्रोफेसर बेटे ने घर की छत से नीचे फेंक दिया। माँ मर गई, दुनिया को अलविदा कह गई। वारदात गुजरात के राजकोट में अंजाम दी गई है। 27 सितंबर 2017 को मां के कत्ल की खौफनाक साजिश की शुरू से आखिर तक की कहानी सीसीटीवी फुटेज बयां कर रहा है। 27 सितंबर 2017 सुबह 8:27। सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को गौर से देखिए। संदीप नाम का कलयुगी बेटा अपनी मां जयश्री बेन को घर से बाहर लेकर आता है। संदीप पहले चप्पल पहनता है। आप देख सकते हैं जिस घर से वो निकला है उस घर में एक और खातून नजर आ रही है। शायद ये खातून संदीप की बीबी है, जिसके हाथ के इशारों से लगता है कि वो बोल रही है, मां को छत पर ले जाओ। 27 सितंबर 2017 सुबह 8:28। इस घर का गेट अंदर से बंद हो गया। 27 सितंबर 2017 सुबह 8:31। संदीप बीमार मां को, जिसे कुछ महीने पहले ही ब्रेन हेमरेज हुआ था, सीढ़ियों से छत की तरफ ले जाने लगा। सीढ़ी पर 2 डस्टबिन रखे थे। पड़ोसी को लगा कि मां बेटे को सीढ़ी पर चढ़ते हुए दिक्कत हो रही है, तो उसने एक डस्टबिन सीढ़ी से हटा दिया। 27 सितंबर 2017 सुबह 8:57 यानी 26 मिनट बाद बेटा संदीप छत से दौड़ता हुआ अपने घर में घुसा। घर का गेट बंद कर लिया। अब वो अकेला था, साथ में मां नहीं थी। 27 सितंबर 2017 सुबह 8:57 48।
यानी संदीप के घर का गेट बंद करने के 33 सेकंड बाद नीचे से एक शख्स आया और उसने संदीप के घर का दरवाजा खटखटाया। संदीप ने गेट खोला, उसकी बीवी भी गेट के पास आई। उस शख्स ने संदीप को उसकी मां के छत से गिर जाने की खबर दी। बेटा उस शख्स के साथ नीचे चला गया। की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, वो अपने आप भी चल नहीं सकती थी। वो हमने कई बार देखा था कि वो किसी न किसी के सपोर्ट से ही चल रही थी। संदीप नथवाणी नाम का जो प्रोफेसर है ये यहीं पर रहता है। 3rd फ्लोर पर ये जो संदीप नथवाणी नाम का जो ये प्रोफेसर है उनका घर है। वो अपनी माँ को यहाँ से लेकर ऊपर चढ़ा था और हम दिखाना चाहेंगे जो संदीप है यहाँ अपनी माँ को लेकर पहुँचा था। पुलिस को ऐसा बताया गया कि उन्होंने सुसाइड किया है, लेकिन वारदात ऐसी सामने आई है कि जो संदीप नथवाणी है उन्होंने ही अपनी मां की हत्या की। यहां से संदीप ने अपनी मां को धक्का मारा था। संदीप पड़ोसियों को ये यकीन दिलाने में कामयाब हो गया था कि मां का कत्ल नहीं हुआ बल्कि उसने खुदकुशी की है। यहां तक कि पुलिस ने भी संदीप के दावों पर यकीन कर इस वारदात को खुदकुशी का केस मानकर फाइल बंद कर दी। लेकिन कुछ दिन बाद पुलिस को एक गुमनाम फोन आया और उसके बाद फिर शुरू हुई तहकीकात। और जब सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए तो पता चला कि बुजुर्ग खातून का कत्ल किया गया है। वारदात को अंजाम देने वाला उसका प्रोफेसर बेटा संदीप निकला। इसने खुद एक्सेप्ट किया कि डेली रूटीन से इतना परेशान हो चुका था अपने मदर के सेवा करते हुए कि इसने डिसाइड किया कि हम इसको फेंक देते हैं। तो ये जो घरेलू भी इनका रोज झगड़ा होता था उसका भी परिणाम था। संदीप ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। उसके इस गुनाह में कौन कौन शामिल था इसका भी खुलासा हो जाएगा। गुनाहगारों को उनके किए की सजा भी मिल जाएगी। लेकिन इस वारदात ने माँ बेटे के रिश्ते को दागदार कर दिया है। बेटे को जरा सी भी खरोच आ जाए तो माँ तड़प उठती है। लेकिन अफसोस संदीप जैसे पढ़े लिखे कलयुगी बेटे को माँ का कत्ल करते वक्त जरा सी भी माँ की ममता याद नहीं आई। राजकोट से जी मीडिया के लिए सत्यम की रिपोर्ट। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे बार गर्ल डांसर के कत्ल की। जिस्म फरोशी के अड्डे पर लाइव रेड और शादी के मंडप में क्यों रोया दुल्हा, और भी है बहुत कुछ। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं क्राइम शो बेनकाब। सूरत से वो मुंबई गया। डांस बार में एक बार डांसर पर उसका दिल आ गया। उसे पाने के लिए इस आशिक ने करोड़ों रुपए लुटा दिए। दोनों के बीच प्यार भी परवान चढ़ा। लेकिन एक दिन इस शादीशुदा आशिक ने इस बार डांसर का बेरहमी से कत्ल कर दिया। वारदात सूरत के एक गांव में अंजाम दी गई। पेश है ये खास रिपोर्ट। सूरत पुलिस की गिरफ्त में आया प्रीतेश पटेल है। इसके कपड़े इंसानी खून से सने हैं। शादीशुदा प्रीतेश पर उस लड़की के कत्ल का इल्जाम है जिससे वो सबसे ज्यादा मोहब्बत करता था। लेकिन इसकी मोहब्बत ना जाने कब नफरत में बदल गई और बन गया अपनी महबूबा का कातिल। महबूबा कोई और नहीं, मुंबई के डांस बार की बार डांसर थी। पूरे मामले पर गौर करें तो 2 बच्चों का बाप प्रीतेश पटेल मुंबई घूमने गया था, जहां एक रात वो डांस बार में पहुंचा। यहाँ पंजाब के बठिंडा की रहने वाली ज्योति सुरजीत सिंह नाम की एक बार डांसर पर उसका दिल आ गया। प्रीतेश उसके प्यार में पागल होकर डांस बार के चक्कर काटने लगा। प्रीतेश और बार डांसर ज्योति सुरजीत के बीच इश्क परवान चढ़ गया। दोनों एक दूसरे से मिलने लगे। प्रीतेश उस पर पानी की तरह पैसे बहाने लगा। प्रीतेश ने ज्योति सुरजीत की बहन की शादी में खूब पैसे लुटाए। प्रीतेश ने अपनी बीबी को तलाक देकर ज्योति सुरजीत से शादी करने की बात कही और उसे डांस बार की नौकरी छोड़ने के लिए कहा। ज्योति ने नौकरी छोड़ दी। प्रीतेश ने अपनी महबूबा ज्योति सुरजीत को बठिंडा में 1.5 करोड़ का बंगला खरीद कर दिया। गाड़ी, बंगला, ड्राइवर, ज्योति सुरजीत सिंह के पास सब कुछ हो गया।
27 दिसंबर 2017 को ज्योति अपने ड्राइवर और उसकी बीवी के साथ आशिक प्रीतेश का बर्थडे सेलिब्रेट करने सूरत के टिम्बा पहुंची। 4 दिन बाद चारों मुंबई वापस आकर होटल में ठहर गए। यहाँ भी प्रीतेश ने ज्योति को लाखों रुपए की शॉपिंग कराई, लेकिन इसी बीच प्रीतेश को एहसास हुआ कि ज्योति किसी और से फोन पर बात करती है, उसका किसी और से चक्कर चल रहा है। इस बात को लेकर दोनों में झगड़ा हुआ। पता चला ज्योति का बठिंडा के रहने वाले गौरव नाम के लड़के से भी चक्कर चल रहा है। ये जो लेडी है उसका पता चला है वो भटिंडा शहर की ज्योति नाम की लड़की है। वो पहले बार डांसर थी और उसका प्रीतेश रमेश भाई पटेल या जो टिम्बा का ही वतनी है उसके साथ उसका वो पहले बार डांसर थी, तब उसका अफेयर था। बाद में प्रीतेश ने उसके पीछे 2 करोड़ रुपया जैसा खर्च भी कर दिया। और अभी प्रीतेश को ऐसा फेसबुक और उसके दूसरे जानकार से उसको जानना मिला कि उसका दूसरे के साथ अफेयर चल रहा है। इसके लिए प्रीतेश ने गुस्से में आया और वहाँ लेके वो केल के क्षेत्र में ले गए और दातरडा से उसका गला काट दिया। प्रीतेश खुद को ठगा महसूस करने लगा। वो वापस अपने गांव आया और फिर प्रीतेश ने ज्योति के कत्ल की साजिश रच डाली। उसने ज्योति को टिम्बा बुलाया। 2 जनवरी को ज्योति अपने ड्राइवर और उसकी बीवी के साथ टिम्बा पहुंची। प्रीतेश ज्योति को गांव के ही पास कामरेज में केले का खेत दिखाने के बहाने ले गया और फिर केले के खेत में जाकर प्रीतेश ने ज्योति पर हाशिए से ऐसा वार किया कि उसका सर धड़ से अलग हो गया। वारदात को ज्योति के ड्राइवर और उसकी बीवी के सामने अंजाम दिया गया। पुलिस ने मुलजिम प्रीतेश को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की तफ्तीश में जुट गई है। सूरत से ज्ञान सिंह गोहिल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वहां जिस्म का ऐसा जाल था जिसमें कोई एक बार फंस जाए तो फिर उससे निकलना नामुमकिन था। जिस्म फरोशी के उस दलदल में ना जाने कितनी ही जिंदगियां कैद थीं और फिर एक दिन उन बदनसीब जिंदगियों के दरवाजे पर खुशकिस्मती ने दस्तक दी। फिर क्या हुआ उसके बाद आप भी देखिए। बिहार के बेगूसराय के इस मकान में खाकी ने जब दबे पांव दस्तक दी तो मानो हंगामा बरप गया। यहाँ एक औरत खाकी के हत्थे चढ़ गई और फिर शुरू हो गई उसकी धुनाई। आप सोच रहे होंगे कि भला इस औरत का ऐसा क्या कसूर था कि खाकी का गुस्सा इस पर इस कदर बरस गया। तो हम आपको बता दें, हकीकत ये औरत एक दलाल है जो इस मकान में भोली भाली लड़कियों से जिस्म फरोशी का धंधा कराती थी। देश निकले तो भट्ठा में कमाने के लिए, वहाँ पर से निकले तो बुढ़िया हमको मिला। बुढ़िया हमको फुसला के दूसरा कन रख दिया। दूसरा कन से वो भी बुढ़िया ला के यहाँ रख दिया। तो बुढ़िया 2 साल के बाद मर गया। मैं बाहर में रहती थी यहाँ साल भर से। कौन सब लेके आया था आपको? रूबी और अशोक खलीफा, पिंटू। ये दोनों लड़कियां सालों से बदनाम गली के इस बंद मकान के बंद दरवाजों के पीछे कैद थीं। एक लड़की शिवहर की रहने वाली है जबकि दूसरे का घर गुमला है। दोनों को किसी ने बहला फुसला कर यहाँ बेच दिया। ये दोनों ना जाने और कितने ही साल इस दोज़ख की आग में जलती रहती अगर एक दिन इनमें से एक का भाई 4 साल से गायब अपनी बहन को न देख लेता। यहाँ आए तो सर खबर दिया तो गए हैं। हम 2 साल हम सब कपड़े के व्यापार करते हैं। सर वहीं से गए थे तो मिला था तो सर हमको यहाँ से पकड़ी। रेड लाइट एरिया से हम आए थे, सर से बात किए थे तो हमको लोग गए, सर ने छुड़ाए। जब इन भाइयों ने खाकी को ये बात बताई तो पूरा अमला फौरन ही हरकत में आ गया और फिर बेगूसराय के इस बकरी रेड लाइट एरिया में मारी गई रेड। खाकी यहाँ से दोनों लड़कियों को छुड़ाने में कामयाब रही। साथ ही इस खातून समेत 2 दलालों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि पिंटू खलीफा नाम का सबसे बड़ा सरगना यहाँ से भागने में कामयाब रहा। अशोक खलीफा नाम के आदमी के घर में उनकी पुत्री को रखे हुए। तत्पश्चात तुरंत बकरी थाना के द्वारा महिला सशस्त्र बल के साथ छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान उनकी पुत्री को सकुशल बरामद की गई। साथ में एक और लड़की बरामद की गई। इस संबंध में पीड़िता से आवश्यक पूछताछ की जा रही है। इस संबंध में अशोक खलीफा की पत्नी को गिरफ्तार किया गया। आगे विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है।
एक भाई की मुस्तैदी और खाकी की मेहरबानी की वजह से आज 2 जिंदगियां इस दोज़ख की आग से निकलने में कामयाब रहीं। बेगूसराय से राजीव कुमार की रिपोर्ट, जी मीडिया। वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद जानेंगे शादी के मंडप में क्यों रोया एक दूल्हा और घर में टॉयलेट ना होना एक नाबालिग के लिए कैसे बना मौत की वजह। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं क्राइम शो बेनकाब। घर में टॉयलेट नहीं था, मजबूरन उस नाबालिग लड़की को खेत में जाना पड़ा, जहां किसी वैशी ने उसके साथ ऐसा किया कि पूरे गांव में मातम पसर गया। घर वालों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। पेश है उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी से यह खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी के कोखराज थाने का चांदीपुर गांव। रोती बिलखती औरतें और बच्चे। गांव की 8वीं दर्जे में पढ़ने वाली नाबालिग का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया है। वारदात को 4 जनवरी को देर रात अंजाम दिया गया। दरअसल रात में नाबालिग गांव के बाहर खेत में रफाए हाजत के लिए गई थी। काफी देर तक जब नाबालिग घर नहीं लौटी तो उसकी तलाश की गई। गांव के बाहर खेत में नाबालिग की खून से लथपथ लाश देखकर हड़कंप मच गया। नाबालिग के जिस्म पर कपड़े नहीं थे और उसका गला रेत कर कत्ल किया गया था। वारदात की खबर पुलिस को दी गई। हमारी बेटी जो है तो छाँच के लिए गई है और उसके बाद 1 घंटे बाद जो है तो हमारी औरत ढूंढने लगी। उसके बाद फिर दोबारा फिर लौटी आई, नहीं पाई तो फिर गई तो उसके बाद खेत में उसको पाई। गर्दन कटा था और पेट में चाकू मारे थे। कोई दुश्मनी किसी से? कोई से नहीं। खबर लगते ही कोखराज थाना पुलिस मौके वारदात पर पहुंची। लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। लड़की के जिस्म पर कपड़े न होने के चलते गांव के लोग और मुतासिर घर वाले रेप के बाद कत्ल किए जाने की बात कह रहे हैं, लेकिन शुरुआती जांच में पुलिस रेप की बात से इनकार कर रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर नामालूम मुलजिम की तलाश शुरू कर दी है। किशोरी की हत्या हुई है, लेकिन रेप वाली बात नहीं है। न ही कोई घटनास्थल पर रेप की कोई बात मिली है और उसके घर वालों ने भी उसको चेक किया। फिर भी हम पोस्टमार्टम करा रहे हैं, पोस्टमार्टम में ओपिनियन दे रहे हैं। लड़की शाम को करीब 7-8 बजे शौच के लिए खेत में गई थी। काफ़ी देर जब वापस नहीं आई तो घर वालों ने तलाश किया। तलाश में उसकी लाश खेत में मिली है। चाकू से चाकू उसकी हत्या की गई है। मुकदमा पंजीकृत हो गया है और अभी किसी अभियुक्त का नाम प्रकाश में नहीं आया। रेप के बाद कत्ल हुआ कि नहीं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही साफ हो पाएगा। इस वारदात ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। सवाल उन हुक्मरानों पर भी उठ रहे हैं जिन्होंने गांव में सरकारी तौर पर बैतुल खुला बनाने के लिए जरूरी कदम नहीं उठाए। मजबूरी में ख्वातीन, बच्चियों और मर्दों को रफाए हाजत के लिए जंगल में जाना पड़ता है। कौशाम्बी से ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बात पटना के उस दूल्हे की जिसका शादी के मंडप में रो रो कर बुरा हाल हो गया। तमाम कोशिशों के बाद भी दूल्हे के आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। पता चला शादी बंदूक की नोक पर जबरदस्ती कराई जा रही थी, लेकिन यह शादी कराना लड़की वालों पर भारी पड़ गया। कैसे, देखते हैं इस रिपोर्ट में। मंडप में बैठकर रोते इस दूल्हे को देखिए। ना तो शेरवानी, ना कोई तैयारी, लेकिन ये दूल्हा है। अगवा किया गया दूल्हा जिसकी बंदूक की नोक पर शादी कराई जा रही है। ये सफेद शॉल पहने खातून दूल्हे के आंसू साफ कर रही है, समझा रही है कि आपने एक लड़की का भला किया। देखिए, मंडप में बैठा ये दूल्हा लगातार रो रहा है। लगातार उसकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। उसके सिर पर मौरी रखी गई है, लेकिन वो रोए जा रहा है। उसके बगल दुल्हन चुनरी डाले बैठी हुई है। मंडप के चारों तरफ से भोजपुरी में मार डालने की धमकी आ रही है।
मंडप की रस्में खत्म होने के बाद देखिए कैसे दूल्हे को जबरन उठाया जा रहा है। दूल्हे को पीछे से उठाने वाला ये शख्स दूल्हे का साला बताया जा रहा है। लेकिन मंडप में गंदे कपड़े पहने ये दूल्हा क्यों रो रहा है, इसकी खबर आगे बताएंगे। पहले आप इन तस्वीरों में कैद असली वाक़े की ये तस्वीर देखिए। देखिए थोड़ी देर बाद ये लड़कियां किस तरह दूल्हे के हाथ के पंजे को जकड़े हुए हैं। देखिए कैसे ये नीले रंग की जैकेट पहने लड़का दूल्हे के हाथ के पंजों को पूरा जोर लगाकर सीधा कर रहा है। लड़कियां दूल्हे को जबरदस्ती रंग लगा रही हैं। अगल बगल की खवातीन दूल्हे के पंजे को छोड़ने को कह रही हैं, लेकिन ये भीड़ शिकार की तरह दूल्हे को दबोचे हुए हैं। दूल्हा इस बीच भी लगातार रो रहा है। देखिए लड़के के सारे कपड़े धूल से सने हैं। अब देखिए जबरदस्ती कई आदमी मिलकर दूल्हे के पैर से मोजे को उतारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो पैर में रंग लगवाने से इनकार कर रहा है। दूल्हा कह भी रहा है कि आप लोगों को मारना है तो मार लीजिए। अब इन तस्वीरों को देखिए जिसमें दूल्हे की शक्ल साफ नजर आ रही है। दूल्हा यहां भी वही कह रहा है। दरअसल बिहार के पटना के पंडारक में बोकारो स्टील प्लांट में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर विनोद की बंदूक की नोक पर जबरदस्ती शादी करा दी गई। जबरदस्ती हुई इस शादी के बाद लड़की के रिश्ते के बहनोई के फोन से उसने अपने घर वालों को मामले की जानकारी दी और फिर पुलिस पहुंची। पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो बेनकाब में आज बस इतना ही। क्राइम से जुड़ी कुछ और वारदातों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। हमें इजाजत दीजिए।